अमेरिका और ईरान ने जो खुलासे किए हैं उससे अब साफ लग रहा है कि इस समय भारत की ताकत अचानक से कई गुना बढ़ी हुई है। अमेरिका को समझ आ गया है कि भारत की मदद के बिना इस पूरे मिडिल ईस्ट संकट से निकलना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी तरफ ईरान को भी समझ आ गया है कि अगर भारत के इतिहास को नज़रअंदाज किया तो फिर हमारे टुकड़े हो जाएंगे। यानी एक तरफ अमेरिका भारत की ताकत को समझ चुका है तो दूसरी तरफ ईरान भी भारत के इतिहास को नज़रअंदाज करने की कीमत समझ चुका है। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाला ये जो अमेरिका और उसके जो राष्ट्रपति हैं अब खुद की जान बचाने के लिए भारत को फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका की पूरी कोशिश ब्रिक्स को तोड़ने की है। कैसे भी करके वह भारत, रशिया, ईरान और चीन के गठबंधन को कमज़ोर करना चाहता है, जिसमें एक से बढ़कर एक मिडिल ईस्ट के देश शामिल हो रहे थे, सऊदी, यूएई वगैरह। जब डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि उनके टैरिफ से चीन और भारत झुक नहीं रहे थे तो फिर उन्होंने ईरान पर हमला करके होर्मुज़ बंद करने की कोशिश की, जिसमें वह सफल रहे। लेकिन उन्होंने जो सोचा था कि भारत और चीन के अंदर होर्मुज़ बंद होने के बाद लोग सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ विद्रोह कर देंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि जनजीय आंदोलन निश्चित तौर पर भारत के अंदर आगे बढ़ा है। और इसके बाद अगर आप देखें तो खबर आती है कि अमेरिका रूस से तेल खरीदने को लेकर के भारत पर बड़े बड़े टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। कभी अपने संसद में बिल पास कर रहा है ताकि भारत पर 100%, 200% टैरिफ वगैरह लगाए जाए। हालांकि पहले भी उसने भारत के ऊपर टैरिफ तो लगाए भी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि एक ईरान जैसा देश, जिस पर कई सालों से अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, यूरोप, इन सब ने भयंकर से भयंकर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उसने अकेले अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस अमेरिका को अपनी ताकत पर इतना भरोसा था, वही आज भारत की तरफ देखने को मजबूर हो गया है। और जेडी वेंस मोदी जी को फ़ोन कर रहे हैं। आखिर उसके पीछे की बात क्या है, पर्दे के पीछे की क्या कहानी है? तो देखिए, अगर आप सऊदी अरब को देखें इस पूरे बात को समझने से पहले, तो उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वह अपनी इकोनॉमी को बचा नहीं पा रहा है, क्योंकि वह अपना तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और इसका मुख्य वजह यही है कि ईरान और उसके जो समर्थित प्रॉक्सीज हैं वे सऊदी के सभी रास्तों को लगभग बंद करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सऊदी बार बार अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका की शरण में जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया कि गठबंधन बनाओ, अपनी जान सिक्योरिटी खुद करो, अब हम नहीं फंस सकते ज़्यादा समय तक मिडिल ईस्ट में। और इसके बाद सऊदी ने तकरीबन 14 देशों का एक समुद्री गठबंधन बनाया, लेकिन वह गठबंधन पूरी तरीके से फेल साबित हुआ, आगे भी फेल ही रहेगा। और इसके बाद सऊदी के ऊपर हमले होते रहे। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले अमेरिका के आदेश के अनुसार पाकिस्तान और सऊदी पहले से ही नाटो जैसा गठबंधन भी बना चुके हैं, लेकिन हूती ने इन सभी गठबंधन की हवा निकाल दी है। पाकिस्तान कभी भी खुल करके सऊदी की रक्षा के लिए आगे नहीं जा रहा है, ईरान से टकराने को वह तैयार नहीं है। और आज स्थिति ऐसी है कि सऊदी की सिक्योरिटी में अमेरिका और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्तियाँ लगी हुई हैं, फिर भी सऊदी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अमेरिका और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्तियाँ भी सऊदी को पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं कर पा रही हैं, तो तुर्की जैसा देश आखिर कैसे सऊदी को सुरक्षा दे पाएगा, जिसके पास अपना परमाणु हथियार भी नहीं है, जो नाटो के अंदर सिक्योरिटी लेता है। और हालांकि उसके हथियार वगैरह कुछ हैं जो कि पॉपुलर हुए हैं पूरे दुनिया के अंदर, लेकिन वह कैसे सऊदी की सिक्योरिटी कर पाएगा, यह अपने आप में सोचने वाली बात है और संदेहजनक भी है। देखिए, अमेरिका को यह बात अच्छी तरीके से पता है कि वह दबाव में आकर के सऊदी के लिए अलग अलग गठबंधन बनवा रहा है, लेकिन पूरे क्षेत्र में ईरान के तांडव से सऊदी को बचा पाना इतना आसान नहीं है। और इसे लेकर के ईरान के जो सांसद हैं वे लगातार खबर भी दे रहे हैं कि ये जो कागजी गठबंधन बना रहा है सऊदी, वह खुद को सुरक्षित नहीं बचा पाएगा। जो भी ईरान के अंदर कट्टर सांसद लोग हैं इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। और यही कारण है कि अब अमेरिका भारत की तरफ फ़ोन घुमा रहा है, क्योंकि सारा प्रबंध किया गया, हर तरीके का इंतजाम किया गया सऊदी और अमेरिका की तरफ से, लेकिन सऊदी खुद को बचा नहीं पा रहा है। और अब फ़ोन आ रहा है भारत और मोदी जी के पास। और जेडी वेंस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ट्रंप ने यह जिम्मेदारी दी हुई है कि किसी भी तरीके से मिड टर्म चुनाव से पहले ईरान युद्ध को रोका जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, होर्मुज़ को खुलवाया जाए, नहीं तो विपक्ष जो है वह ट्रंप की धज्जियां उड़ा देगा चुनाव के अंदर। और जेडी वेंस भी
इस युद्ध को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ाई लड़नी है। और इतना ही नहीं, कई गुप्त बैठकों में जहां पर वह डोनर्स के साथ बैठक कर रहे थे ट्रंप, उन्होंने खुद भी इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि हमें इस बार जेडी वेंस का समर्थन करेंगे, अगले जो भी चुनाव होगा उसमें राष्ट्रपति पद के लिए हम जेडी वेंस का समर्थन करेंगे। ऐसा खबर वॉशिंगटन पोस्ट ने 2 सप्ताह पहले ही जारी किया हुआ है। तो यही कारण है कि जेडी वेंस मोदी जी को फ़ोन कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर ईरान युद्ध को रोकना है, ईरान को कंट्रोल करना है, तो इसके लिए ईरान के जो करीबी लोग हैं, जो एक तरीके से ब्रिक्स जैसे संगठन में गठबंधन में हैं ईरान के साथ, जैसे कि रशिया, चाइना, भारत, इनके साथ बातचीत करनी होगी ताकि ईरान को मनाया जा सके और उस पर दबाव भी बनाया जा सके, क्योंकि ईरान किसी की सुन नहीं रहा है आज के डेट में। और ट्रंप इस पूरे मामले को लेकर के पुतिन से खुलकर के बात नहीं कर सकते, क्योंकि पुतिन पर तो खुद दबाव बनाया जा रहा है पहले से यूक्रेन की तरफ, ताकि यूक्रेन का युद्ध रुके। और इसी दबाव के चक्कर में उन्होंने ईरान पर हमले भी शुरू किए थे ट्रंप ने, ताकि पुतिन के ऊपर दबाव बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो ईरान था वही सवा शेर बन गया है। तो अमेरिका इस पूरे मामले में चीन से भी बड़ी मदद नहीं ले सकता, क्योंकि चीन खुद भी इस पूरे युद्ध को पर्दे के पीछे से संचालित कर रहा है और ईरान को सपोर्ट दे रहा है। ईरान से सस्ता सब कुछ लेता आया है वह, सभी प्रतिबंधों को दरकिनार करके। तो ऐसे में अमेरिका को बार बार भारत की वह न्यूट्रल देश नजर आया। भारत एक तरीके से जो ना तो ज़्यादा अमेरिका की सुनता है, ना रशिया की सुनता है, ना चाइना की सुनता है, अपने हिसाब से रहता है। तो इसी कारण जेडी वेंस ने शायद भारत को फ़ोन किया ताकि मिड टर्म इलेक्शन से पहले होर्मुज़ को खुलवाया जाए, भारत इसमें मदद करे, भारत ईरान को टोल देने से मना करे। और भारत इस तरह के स्टेटमेंट पहले भी दे चुका है कि भाई हम टोल तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर ये जो गुट है पूरा ब्रिक्स का अगर एकजुट हो जाए तो फिर अमेरिका चाह कर भी रोक नहीं पाएगा। और यही कारण है कि अब अमेरिका की नज़र बार बार भारत पर आ रही है, क्योंकि भारत न्यूट्रल है, यही हमारी ताकत है और हमारी जो विदेश नीति आज़ाद है। इसी कारण आज अमेरिका भी भारत की तरफ मदद की उम्मीद से देख रहा है, एक तरीके से ईरान वाले मामले में समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत होर्मुज़ में जो टोल वसूलने का जो प्लान है ईरान का, उसे स्वीकार नहीं करे। और अगर भारत स्वीकार नहीं करेगा तो ईरान के ऊपर दबाव बनेगा और अमेरिका यही चाहता है। और इसे लेकर के कई बड़े अब खुलासे भी हो रहे हैं, उस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल और गल्फ देशों को लेकर के कौन सा चौंकाने वाला खुलासा किया। तो देखिए, ईरान का बड़ा आरोप है कि अमेरिका और इजराइल गल्फ देशों को भड़का रहे हैं। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियन, इन्होंने अमेरिका और इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया है। पेजेस्कियन का कहना है कि अमेरिका और इजराइल पर्शियन गल्फ के देशों को तेहरान के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप यह भी है कि दोनों देश ईरान की इंटरनल चैलेंजेस का फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी कि पेजेस्कियन भारत की आज़ादी के बाद जो भारत किस तरीके से टूट गया था, अंग्रेज़ों ने कैसे तोड़ा, इस चीज़ को समझ करके और ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्हें पता है कि अंग्रेज़ों का खेल कैसे होता है और अंग्रेज़ों ने आज़ादी के समय भारत के इसी इंटरनल चैलेंजेस का फ़ायदा उठा करके भारत को तोड़ दिया था, जिसके कारण आज पाकिस्तान सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। यानी पेजेस्कियन का आरोप यह है कि ईरान के अंदर कुछ आंतरिक मतभेद और समस्याएं हैं और इस समस्याओं के कारण ईरान पर अंदर से प्रेशर है। अमेरिका और इजराइल इस पूरे परिस्थिति को देख करके ईरान पर और ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही गल्फ देशों को भी ईरान से दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बात पेजेस्कियन ने स्वीकार किया है, खुलासा किया है। यानी ईरान के मुताबिक अगर आप देखें तो बाहर से एक मिलिट्री प्रेशर है अमेरिका का, उसके बाद डिप्लोमेटिक प्रेशर भी क्रिएट किया जा रहा है ताकि ईरान अलग थलग महसूस करे खुद को इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, और अंदर से एक पॉलिटिकल प्रेशर भी उसके ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है। जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट वगैरह, इंटरनल जो प्रॉब्लम्स की बातें आती हैं, विद्रोह की बातें आती हैं, तो ये तीनों चीज़ें साथ साथ में चल रही हैं। और पेजेस्कियन ने कहा है कि ईरान इन कोशिश को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही ईरान ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, खास करके सऊदी और तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को। गल्फ देशों को साधने के लिए पेजेस्कियन ने बेहद कॉन्सिलिएटरी एक तरीके से मैसेज दिया है, जिसका मतलब है कि वह तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, समझौते की कोशिश कर रहे हैं और अपने तरफ से नरम रुख बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ ज़रूरी भी है ताकि मुस्लिम ब्रदरहुड में ईरान बदनाम ना हो जाए, अकेला ना पड़ जाए, इसलिए वह प्रयास अपना कर रहा है। देखिए, पेजेस्कियन का कहना है कि सभी मुस्लिम ब्रदर्स हैं, उन्होंने शिया और सुन्नी के बीच में यूनिटी पर जोर दिया,
पेजेश्कियन का संदेश है कि हर मुस्लिम एक दूसरे का भाई है। पेजेश्कियन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अमेरिका और चाइना का, बहुत ही दिलचस्प। पेजेश्कियन ने कहा है कि अमेरिका और चाइना के रिश्तों को अगर आप देखें उसके हिसाब से आप मेरे स्ट्रेटजी को समझिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर चाइना और अमेरिका एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल्स हैं तो दोनों आपस में लड़ते क्यों नहीं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने उठाया है। और जिस तरीके से शिया और सुन्नी के बीच में जो राइवल्स क्रिएट की गई है अमेरिका के द्वारा, लड़ाया जाता है इन्हें, उसे ही ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। पेजेश्कियन का कहना है कि चाइना अपने काम पर फोकस करता है और हर दिन स्ट्रॉन्गर बन रहा है, जबकि अगर सऊदी को देखें आप तो गुटबाजी करने में लगा हुआ है। अमेरिका के झांसे में आकर के इसे लग रहा है कि गुटबाजी करेगा और जब यह हारेगा तो इसे अमेरिका आएगा बचाने, ऐसा होगा नहीं। और पेजेश्कियन का एक और संदेश है कि हर कंट्री को पता होना चाहिए कि कब लड़ना है, कब पीस करना है और कब अपने काम से मतलब रखना है, कब युद्ध शुरू करना है वगैरह। ये सब कुछ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका जो चाइना का एग्जाम्पल है वह देने का मतलब है कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के बड़े राइवल्स हैं, लेकिन फिर भी हर डिसएग्रीमेंट को मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में वे लोग नहीं बदलते हैं, अचानक से लड़ाई शुरू नहीं कर देते हैं। चाइना अपने इकोनॉमी और नेशनल इंटरेस्ट पर फोकस करने की ताकत बनाता रहता है, जबकि अमेरिका है जो कि युद्ध के मामले से ही हर समाधान को सोल्व करने की कोशिश करता है, हर प्रॉब्लम को। यानी ईरान के राष्ट्रपति सीधे तौर पर स्ट्रैटेजिक पेशेंस और नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और बाकी के जो भी सुन्नी मुस्लिम देश हैं, चाहे जो भी लोग भी ब्रदरहुड के नाम पर एकजुट हो रहे हैं, उन्हें भी वही यही बता रहे हैं कि आप लोग स्ट्रैटेजिक पेशेंस रखें और नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, ना कि अमेरिका के झांसे में आकर के युद्ध में कूद जाएं और हमारे खिलाफ आप लोग युद्ध शुरू कर दें। उनका कहना है कि सर्वाइवल के लिए हर वक्त कन्फ्रंटेशन जरूरी नहीं होती है। ये बात वह कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका की कहानी में, डिक्शनरी में यही चीज़ है, क्योंकि इसी से उसकी सारी फंडिंग और सारा तंत्र चलता है, हथियार से लेकर के तेल तक हर चीज़। तो जो पेजेश्कियन कह रहे हैं उनका मतलब साफ है कि किसी देश को मजबूत और सुरक्षित रहने के लिए हर समय किसी से लड़ना जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर सर्वाइवल का मतलब यही है कि देश को सुरक्षित रहना है और लंबे समय तक टिके रहना है। और कन्फ्रंटेशन का मतलब है कि टकराव, संघर्ष या फिर लगातार दुश्मनी। तो पेजेश्कियन कहना चाहते हैं कि हर समस्या का जवाब लड़ाई नहीं है, कई बार बातचीत, शांति और अपने नेशनल इंटरेस्ट पर फोकस करना भी देश को मजबूत तरीके रखने का तरीका हो सकता है। ये सारी बात वह कहने की कोशिश कर रहे हैं। और होर्मुज़ को लेकर के अगर आप देखें तो उन्होंने ईरान का बचाव भी किया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर के पेजेश्कियन ने ईरान की मिलिट्री कार्रवाई का बचाव किया है, जिसे लेकर के कई देशों में ईरान के खिलाफ माहौल बन रहा है, क्योंकि इसने कई देशों के अंदर महंगाई बढ़ा दिए हैं, सरकार पर दबाव बन चुका है। तो इसका वह जवाब भी दे रहे हैं। खास करके सऊदी अरब जैसे देश जो हैं, अगर उनकी बात अगर आप करें तो उनके तो जहाज़ों पर हमले भी हो गए हैं, उनकी इकोनॉमी नेगेटिव में जा रही है, ऐसे कई सारी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। तो पेजेश्कियन का दावा है कि ईरान ने उन्हीं शिप्स के खिलाफ एक्शन लिया है जिन्होंने रेगुलेशंस को वायोलेट किए हैं। यहाँ पर निश्चित तौर पर जो सऊदी के जहाज़ों के खिलाफ जो हमले हुए हैं, चाहे भारत के खिलाफ हुए हैं, चाहे और भी देशों के खिलाफ हुए हैं, उस चीज़ का ये सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट के कुछ हिस्सों में शिप्स ने नियम का पालन नहीं किया है, जहाज़ों ने नियम का पालन नहीं किया है। इसके बाद ईरान ने उन जहाज़ों के खिलाफ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन शुरू किया। ये अपनी तरफ से ये सफाई दे रहे हैं। पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान अपने जो साइंड मेमोरेंडम है उसको फर्मली डिफेंड करता है, और जो मेमोरेंडम है वो क्या है, अब उसमें होर्मुज़ को लेकर के क्या बात है, पूरे रीजन को लेकर के क्या बात है, ये चीज़ समझना जरूरी है। तो इस पर तो चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस मेमोरेंडम में यही बातें मेन आती है कि ईरान होर्मुज़ को लेकर के पूरी तरीके से कंट्रोल छोड़ने के मूड में है नहीं, जबकि अमेरिका चाहता है कि पूरा पुरानी स्थिति हो जाए जो पहले थी, युद्ध के पहली वाली स्थिति। लेकिन ईरान साफ कह दिया है कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। पेजेश्कियन ने साफ कहा है कि ईरान फाइट जारी रखेगा। उनका कहना है कि इजराइल कन्फ्लिक्ट को जारी रखना चाहता है। पेजेश्कियन ने चुनौती देते हुए पूछा है कि एक भी ऐसी क्लाउज दिखाइए जिसमें ईरान ने सरेंडर किया हो। उनका कहना है कि अगर ईरान को सबमिशन के लिए मजबूर किया गया तो वह लड़ेगा, अंतिम जिद तक लड़ेगा, सांस तक लड़ेगा। ये बात उनका कहना है। ईरान पीछे नहीं हटेगा और सिर भी नहीं झुकाएगा, ऐसा पेजेश्कियन ने कहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात भी कही है, अगर ईरान अपने राइट्स सिक्योर कर सकता है तो फिर कन्फ्लिक्ट को जारी रखने की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। इनका मतलब यही है कि ईरान अपने अगर अधिकारों से पीछे नहीं हटता है, अगर नहीं हटना चाहता, लेकिन अगर बातचीत से वह अधिकार अगर उसके मिल जाते हैं जो उसका अधिकार है, तो फिर युद्ध जारी रखने का क्या ज़रूरत है, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी ईरान सरेंडर नहीं करना चाहता है, लेकिन बिना वजह वार भी नहीं चाहता है, और वह साफ साफ कह रहा है कि सम्मानजनक समझौता हो जाए तो कन्फ्लिक्ट ख़त्म किया जा सकता है। यानी ईरान का मैसेज है कि सम्मान और राइट्स अगर हमें मिल जाए तो फिर नेगोशिएशन संभव है, लेकिन दबाव में हम सरेंडर नहीं करेंगे। हम किसी भी कीमत पर सरेंडर पहले भी नहीं किए हैं।
क्योंकि ईरान के पास जो होर्मुज़ जैसा जो हथियार है उसके सामने वो सरेंडर करने के लायक भी नहीं है, सरेंडर करने की स्थिति में नहीं है, वो बहुत मजबूत स्थिति में आप उसको कह सकते हैं। तो ईरान के अंदर अगर आप देखें तो दरार की खबर भी आ रही है, उस पर भी इन्होंने बयान दिया है। तो ईरान के प्रेसिडेंट ने गवर्नमेंट और जो आर्म्ड फोर्सेज है उसके बीच में किसी भी रिफ्ट की खबरों को खारिज किया है। बार बार ये खबर आ रही है कि जो ईरान के अंदर जो भी सरकार है, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है और जो सेना है IRGC है, इसके बीच में लगातार दरार है, इसमें इस तरह की खबर आ रही है। लेकिन उन्होंने इसे खारिज किया। उन्होंने कहा है कि ईरान यूनाइटेड है और कोहेसिव है। पेजेस्कियन के मुताबिक ये भी है कि ईरान के जो एनिमीज हैं वह देश के अंदर डिवीजन पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ईरानियन फाइटर्स ने दुनिया को हैरान किया है और तेहरान बाहर के जो मिलिट्री प्रेशर है इसके साथ साथ अंदर की यूनिटी को भी मैसेज देना चाहता है कि हम लोग पूरी तरीके से मजबूत हैं, हम टूटेंगे नहीं, हम लोग एकजुट हैं। ये बताने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ जरूर अंदर में कन्फ्लिक्ट हुई है, चाहे वो सरकार के बीच में हो और सेना के बीच में दरार कुछ ना कुछ तो है, जिसकी भनक हमें भी लग रही है और इसकी रिपोर्ट्स भी सामने आती जा रही हैं, जिस पे कि किसी और वीडियो में विस्तार से डिस्कशन होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और इसी बीच इजराइल ने हल्ला कर दिया कि ये मरने वाले हैं मुज्तबा खामनेई, लेकिन फिर ईरान ने उनका भी एक वीडियो जारी किया है जो कि अब देख रहा हूँ मैं सरफेस हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ईरान ने साफ कर दिया है कि हम झुकेंगे नहीं, लेकिन ये जो अमेरिका दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है उसमें हम पीछे भी नहीं हटेंगे और हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। सऊदी जैसे देशों को लेकर के उसने सफाई भी दे दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो JD वेंस का एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस का बड़ा खुलासा है और ईरान ने अमेरिका को भरोसा दिया है। JD वेंस के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने अमेरिका को ये भरोसा दिलाया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई टोल नहीं लगेगा। हालांकि कोई पहली बार नहीं है, ईरान पहले भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, ऐसा अमेरिका ने दावा किया है और इस बार फिर से उन्होंने फ्रेश एक स्टेटमेंट दिया है। JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया और JD वेंस ने कहा है कि ईरानी सिस्टम के अंदर कुछ लोग टोलिंग की बात करते हैं, लेकिन ईरान ने हमें बताया कि फ़िलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है और यही रिफ्ट है, यहीं से रिफ्ट पैदा होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो ईरान की सेना है वह चाहती है कि टोल लिया जाए, हमारे पास पूरी शक्ति है, पूरी ये पावर है, हम कर सकते हैं। लेकिन जो ईरान का जो डिप्लोमेसी है, जो उसका जो भी राष्ट्रपति है, चाहे जो भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, वह इस चीज़ को नहीं चाहता है। तो ये इसी रिफ्ट की बात हो रही है और JD वेंस के अनुसार भी यही बात है। अब देखिए, तो ये जो स्टेटमेंट उनका आया है कि ईरान टोल नहीं लेगा, ये ऐसे समय पर आया है जब उन्होंने अभी हाल ही में PM मोदी से भी बातचीत की है और इसे लेकर के कहा जा रहा है कि ईरान बार बार बोल रहा है कि हम 7% लेंगे, 5% लेंगे, टोल तो हम लेंगे ही। इस तरह की खबर भी आई है। ओमान के साथ जो डील चल रहा है ईरान का, उसमें भी इस बात को रखा गया है कि हमारे तरफ से जहाज़ जाएगा और बाद में हम टोल भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसका क्या होगा, इसे लेकर के यहाँ पे मोदी जी से बातचीत की गई है। मुझे लगता है कि JD वेंस ने जो मोदी जी को फ़ोन की है उसमें यही बात हुई होगी कि कम से कम हमारे साथ रहें, ईरान के ऊपर प्रेशर बनाएं ताकि ईरान टोल ना वसूले। ये बहुत ज़रूरी है स्टेटमेंट, ये बहुत ज़रूरी है कदम यहाँ पे भारत का अमेरिका के साथ होना इस वाले मुद्दे पे। क्योंकि अगर ईरान ने टोल वसूलना शुरू कर दिया तो फिर भारत को बहुत महंगा तेल पड़ेगा, हर चीज़ महंगाई बढ़ जाएगी, भारत के अंदर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ऐसे मामले पर हमें ईरान के ऊपर हल्का सा दबाव रखना पड़ेगा, लेकिन साथ ही में अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट बना रहना चाहिए। इसे लेकर के ब्रिक्स के देश भी आपस में कुछ बात कर सकते हैं ताकि कुछ समय के लिए चलो टोल लगने दो। भारत को हो सकता है कि ईरान बोल दे हम तेल में आपको छूट देंगे, आप टोल तो दे दो हमें, लेकिन आपको हम और भी ज़्यादा कंसेशंस वगैरह देंगे, ये सब कह सकता है। लेकिन लंबे समय में अगर आप देखें तो ये भारत के लिए घाटा का सौदा हो सकता है। अब हमने ऐसे गलतियाँ पहले भी की हुई है कि छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के हमने बड़ी चीज़ को खो दिया है, तो वो गलती तो मुझे नहीं लगता कि करेगा। लेकिन हाँ, JD वेंस को लग रहा है कि PM मोदी इस पूरे मामले को सॉल्व करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से कोशिश कर रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है वो। अब तो सऊदी के साथ उसका गठबंधन हो गया है, तो ऐसे में तो ईरान के ऊपर और भी ज़्यादा क्या कहते हैं डाउट भड़केगा, डाउट होगा कि ये क्या कर रहा है। तुर्की के साथ भी वो कर चुका है गठबंधन, तो ऐसे में इजराइल भी अब पाकिस्तान की बात सुनने को आसानी से तैयार नहीं होगा। तो ऐसे में मोदी की तरफ जो है ये देख रहे हैं अमेरिका वाले JD वेंस, और उन्हें लग रहा है कि मोदी जी यहाँ पर ईरान के साथ, इजराइल के साथ बातचीत करके कुछ मामले को सॉल्व कर सकते हैं। और JD वेंस के लिए ज़रूरी भी है ताकि वह अगले राष्ट्रपति के चुनाव में आगे बढ़ें। और मैं समझता हूँ कि इसे लेकर के ही मोदी जी को मेनली बात हुई है। इसके साथ ही जो इंडो पैसिफिक वगैरह क्षेत्र है, इसको तो बात चलती रहती है, लेकिन मेन जो मुद्दा रहा होगा वो यही रहा होगा कि ईरान को कैसे कंट्रोल किया जाए, होर्मुज़ में उसको कैसे पीछे उसको किया जाए, टोल वगैरह नहीं देना है उसे। तो अमेरिका की अगर आप असली मांग देखें तो अमेरिका की पहली प्राथमिकता है कि गल्फ से तेल और गैस का निर्यात कन्फ्लिक्ट से पहले वाले स्तर पर पहुँच जाए। जिस तरीके से रास्ते पूरे क्लियर थे वैसे कर दिया जाए। तो JD वेंस का भी कहना है कि गल्फ देश भी सामान्य शिपिंग और ये जो व्यापार है बहाल करने के पक्ष में है।
और इसी को लेकर के वह बार बार मोदी जी को ही फ़ोन कर रहे हैं ताकि भारत भी इसी पक्ष में रहे, ताकि युद्ध के पहले जो स्थिति थी उसमें वापस पहुंचा जाए। लेकिन ईरान अपनी जो शर्त दे रहा है उसमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास 6 पॉइंट के शर्त हैं। वह खोलने के लिए तो तैयार है, लेकिन बदले में ऐसी ऐसी शर्त रख रहा है जो शायद अमेरिका पूरा नहीं कर पाएगा। उसमें वह बोल रहा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों से अपने सैनिकों को वापस करे। अभी हमने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कशन किया, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो टॉल विवाद की जो पृष्ठभूमि है उसमें पिछले रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ये भी बोल रहा था कि हम लोग 5 से 7% तक का ट्रांजिट फ़ी लगाने पर विचार कर रहे हैं। कुछ में कहा गया कि हम लोग टॉल तो नहीं लेंगे, लेकिन सभी जहाज़ हमारे तरफ से ही अंदर जाएंगे, पर्शियन गल्फ की तरफ। हमारे जो क्षेत्र हैं, जो हमारे भी टेरिटोरियल वाटर हैं, वहीं से जाएंगे सारे, जो ओमान के साथ उसका डील चल रहा है। तो इसमें कई तरह की बातें चल रही हैं। और अब जो बातचीत का फोकस है, जो कि जेडी वैंस जो मैसेज दे रहे हैं फॉक्स न्यूज़ पर, उसमें यह है कि अब नेविगेशन को सुरक्षित किया जाए, यानी कि सुरक्षित नौवहन हो जाए, और डी माइनिंग ऑपरेशंस जो है उसको किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, इस पे फोकस कर रहे हैं। और जबकि ईरान की भी कुछ शर्त है, और ओमान ने भी पुष्टि कर दी है कि ईरान के साथ बातचीत जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन अंतिम समझौते की कोई अभी समय सीमा तय नहीं हुई है। और ईरान के विदेश मंत्री जो अब्बास अरागची, उनका भी बयान सामने आ चुका है कि बातचीत आखिरी चरण में है, लेकिन कुछ शर्तें पूरी होनी बाकी है। ये बात अब्बास अरागची भी कह रहे हैं कि जो भी ओमान के साथ बातचीत है उसमें भी कुछ थोड़ा सा समय लगेगा। और ईरान की मांग यही है कि अमेरिका पहले जो पिछले जो सीज फायर समझौते के जो उसकी वजह से जो उसने उल्लंघन किए हैं बार बार, उसका मुआवजा दे हमें। ये ईरान कई सारी मांगे कर रहा है, 6 बड़ी बड़ी मांग कर रहा है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो ईरान की यहाँ पे सख्त चेतावनी है। ईरान के जो सुरक्षा प्रमुख हैं मोहम्मद बाकिर ये जोलकद्र, इनका बड़ा बयान सामने आया है, और उन्होंने सेमी ऑफिशियल जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, वहाँ पर उससे कहा है कि जब तक अमेरिका अपना रवैया नहीं सुधारता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से बंद रहेगा। तो इस तरीके के जो स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ईरान की तरफ से, यही वहाँ पर दरार को संकेत दे रहे हैं। यानी कि सिर्फ टॉल का मसला नहीं है, बल्कि सैंक्शंस, समुद्री गतिविधि पर जो रोक लगी हुई है, जो इस तरीके से अमेरिकी नौसेना ने चारों तरफ से ईरान को घेर रखा है, ईरानी बंदरगाहों को घेर रखा है, ये सब कुछ हटाने की बातें वे लोग कर रहे हैं। ईरान की तरफ से ये पूरी बातें की जा रही है कि पूरे इसको खाली किया जाए। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के आगे क्या डेवलपमेंट आती हैं सामने, क्या रिपोर्ट्स आती हैं, उस पर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।